अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है पास पेपर 2003 का क्लियर करेंगे और 2013 तक क्लियर करने के बाद फिर हम ब्रेक लगा लेंगे। उसका रीज़न यही है कि उससे फ़र्दर आगे पास पेपर्स अवेलेबल अभी नहीं है मेरे पास। जैसे अवेलेबल होंगे विथ ऑन पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिर मैं जो है उसको भी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन ये पास पेपर जब आप देखेंगे तो इससे भी आपको बहुत से आइडियाज़ मिल जाएंगे कि एटलीस्ट पेपर का पैटर्न क्या है, एटलीस्ट रिटर्न में जो पेपर आपका बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, अब ये जो पास पेपर्स हैं इनसे सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स से ही अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो आप, इससे अच्छा तो यही है कि आप क्या करें, आप खुद से ही पढ़ लें। क्योंकि पास पेपर्स किस लिए होते हैं? इवोल्यूशन के लिए होते हैं। पास पेपर्स से पेपर नहीं बनता। पास पेपर से कुछ हद तक क्वेश्चन बन सकता है, 1 2 3, लेकिन सारे के सारे नहीं बनते। अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है, इन सारों को इवोल्यूशन इस तरीके से करनी है कि पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है। फिर उसके बाद आपने ये इवोल्यूशन करनी है कि इसके अंदर मतलब प्रीवियस 20 ईयर्स या प्रीवियस 10 ईयर्स के अंदर ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछा नहीं गया और उससे पहले पूछा गया था, तो एक्सपेक्टेड है वो सवाल आ सकता है। मतलब ये प्रिजम्पशन है, हो सकता है। अब ये नहीं कि आप ये कहें कि मैंने कह दिया ऐसा कैसा होगा तो बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आइडिया तो आप खुद से भी लगा सकते हैं। उसके बाद लिखने का पैटर्न, बहुत अहम सवाल स्टूडेंट्स का कि सर लिखना नहीं आता। याद सारा कुछ है, मेमोराइज हमने बहुत कुछ कर लिया, जहन के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन लिखने बैठते हैं तो कुछ नहीं आता। अब देखें, जब आप पेपर लिखने बैठ रहे हैं तो आप ये देखें कि स्टार्टअप कहाँ से करना है। अब आप ये कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है एलएलबी के अंदर तो सवाल जो हमारे पास आते थे वो हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही याद करते थे, 10 20 30, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज है। यहाँ पर क्या है कि सारा का सारा निचोड़ ही आपने याद करना है, बंचेस बनाकर याद करना है लॉ को। खैर, कहने का मकसद मैं आपको सिंपल इतना कहूँगा इन शॉर्ट टर्म कि जो नोट्स हैं, अब आप कहेंगे सर फिर मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ। जो नोट्स इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, किसी अच्छे ऑथर के लिखे हुए हैं, किसी अच्छे सिविल जज के लिखे हुए हैं, एटलीस्ट आप ये देख लें कि उसके लिखने का पैटर्न क्या है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं करना, फिर मैं वही बता रहा हूँ, प्रीफेस से स्टार्ट करना है। वर्ड्स चेंज कर दें। ठीक है, ये जो आप एक सेक्शन लिखते हैं, इस सेक्शन की जो हेडिंग होती है ना, यही आपकी आउटलाइन बन सकती है। एक पेज के अंदर 20-20 आउटलाइनें, 10-10 आउटलाइनें लिखने का कोई हरगिज़ मकसद नहीं है। एक पेज के अंदर 2 से 3 आउटलाइन भी लिख ली तो भी मोर देन इनफ है। मतलब कि आपने कैसे लिखना है, कन्फेशन अंडर सेक्शन 164, ये आपकी हेडिंग बन गई। और फिर आप 164 की जो वर्डिंग है वो अगर आपको याद है तो लिख लें, याद नहीं है तो कॉन्सेप्चुअल जो याद है वही लिख लें। फिर कन्फेशन अंडर केस लॉज, केस लॉ का रेफरेंस याद हो, ठीक है, या फिर कन्फेशन अंडर केस लॉ, ये भी लिख लें तो भी कोई इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 1884 का केस लॉ है, ठीक है। MLD या PLD 1884 भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है, पेज नंबर हर किसी को याद नहीं रहता। क्योंकि कन्फेशन की डेफिनेशन, कन्फेशन का प्रोसीजर आपको किसी भी लॉ के बुक से नहीं मिलेगा, केस लॉ से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पहले हैंडकफ्स रिमूव होंगे और फिर सारा का सारा जो प्रोसीजर है। चलें अब आज का इस पेपर की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द डिक्री एंड जजमेंट। पहला सवाल, ये सिविल लॉ का पोर्शन है, क्रिमिनल लॉ का पोर्शन है। पहले मैं क्या करता था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके लिख रहा होता था तो फिर अक्सर स्टूडेंट कहते थे कि सर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोग, बहुत ही मसरूफ़ शख्सियात हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द डिक्री एंड जजमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री। पहला सवाल क्या कर रहा है कि डिक्री और जजमेंट में डिफरेंशिएट ड्रॉ करें, फिर उसके बाद आप ये बताएं कि प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री में आखिर फ़र्क क्या है। अच्छा जी, अब लिखने की जहाँ तक बात है, कॉन्सेप्चुअल आपको समझा देता हूँ, लेकिन क्या है लिखने का भी तो आप कह रहे हैं ना कि सर पहले आप समझाएं भी और साथ ही साथ ये भी बताएं कि उसको लिखना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर पेज के अंदर जब आपने कॉपी ओपन की तो कॉपी ओपन करने के बाद मतलब जो भी आपकी रेलेवेंट कॉपी है, आपने क्या करना है, डिक्री अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 2, आपने डिक्री की डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। फिर आपने लिखना है जजमेंट अंडर सेक्शन 2 सब
क्लास अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 9 है या 14 है? मेरे ख्याल से 9 ही है। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये दोनों डेफिनेशन लिखेंगे आप, तो आपका एक पेज आ गया। उसके बाद सेकंड पेज पे मूव ऑन करेंगे तो फिर आप लिखें डिस्टिंग्विश प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिग्री। फिर आपने लिखना है प्रिलिमिनरी डिग्री अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, फिर फाइनल डिग्री अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। इसके अंदर डिस्टिंग्विश किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, या तो इधर बीच में लाइन ड्रा करें यहाँ पर और यहाँ पर प्रिलिमिनरी की हेडिंग डालें, यहाँ पर फाइनल की हेडिंग डाल दें। अगर ऐसा नहीं करते तो पहले क्या करें, ये आपने हेडिंग डाली, यहाँ पर प्रिलिमिनरी डिग्री लिखी और नीचे आपने फाइनल डिग्री लिख ली। लेकिन अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, मिक्सअप कर रहे होते हैं इन दोनों को, मतलब मिक्सअप कर दिया तो फिर मज़ा नहीं था, समझ में नहीं आती वो चीज़। ये एक पैटर्न है। अब क्या है डिग्री? डिग्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन विच सो फार एज रिकॉर्ड क्या करती है, वो डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। डिग्री क्या करती है, आपको हकूक़ का तयन करती है। क्या करती है? हकूक़ का तयन करती है कि किसके हक में ये प्रॉपर्टी आई, किसके खिलाफ ये प्रॉपर्टी गई। ये सारा का सारा हकूक़ का तयन कौन करती है? डिग्री करती है। इसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है डिग्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। जिसके हक में डिग्री पास हुई, in whose favor a decree has been passed is called degree holder, and a person against whom a decree has been passed is called judgment debtor। ठीक है। उसके बाद जजमेंट क्या है? जजमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 एंड जजमेंट आल्सो फॉलोज द डिग्री। यूँ भी लिख सकते हैं ना, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है, अ डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच एज फार फॉलोज द डिग्री इज कॉल्ड जजमेंट। ठीक है। उसके बाद प्रिलिमिनरी क्या और फाइनल क्या है? प्रिलिमिनरी में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक आपका ट्रायल, सिविल ट्रायल चल रहा है। सिविल ट्रायल सूट चलने के दरमियान ही क्या होता है कि किसी के हक में कोई हकूक़ का तयन करना पड़ जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड है। अब ये प्रॉपर्टी फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसी को ग्रांट करनी है, तो कोर्ट क्या करेगी? प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के हक में ग्रांट कर देगी, जहाँ तक कोर्ट को ऐसा लगता है। अब कोर्ट ने उसको ग्रांट कर दी, फाइनल डिग्री से पहले वो उसके पास रहेगी। फाइनल डिग्री आने के बाद, आखिरी हकूक़ का तयन होने के बाद क्या होगा, वो प्रॉपर्टी उससे लेके अदर पार्टी को दे दी जाएगी जिसके हक में फाइनल डिग्री आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि अब यहाँ पर देखें आपके इसने जो डिस्टिंग्विश किया है वो फर्दर बहुत इलोबरेट कर दिया इसने। डिग्री कैन नॉट बी अमेंड बिहाइंड द प्रिलिमिनरी डिग्री, इतना आपने डेप्थ में नहीं जाना। Where the suit of compensation wrong, if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction, one court the defendant resides and carries on business। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने क्या याद रखना है? अ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस। कंपनसेशन का जो रॉन्ग है सेक्शन 19 के अंदर लिखा हुआ है मूवेबल के बारे में, कि अगर कोई रॉन्ग किया गया है लोकल लिमिट्स के अंदर तो फिर वो शख्स जहाँ पर रहता है या लोकल बिजनेस करता है, आपने उस जगह पर, उस लोकेलिटी में सूट फाइल कर देना है। The suit may be instituted on the opinion of the plaintiff wronged। ठीक है। Person in either said court the provisions in law section 19 of the civil procedure code। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताई, सेक्शन 19 को ही इसने बता दिया। उसके बाद इसका सब क्लास 2 क्या कहता है? सूट फॉर द रिकवरी, पार्टीशन, सेल और अदर राइट। ऑल दीज सूट और रिकवरी, पार्टीशन या सेल in respect of any immovable property shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property subject matter is situate, and with the case of the suit for sale, redemption, mortgage, the place where the cause of action was wholly or partially arisen। तो इसके लिए क्या याद रखना है कि इसके लिए जहाँ पर cause of action arise हुआ हो, तो कहाँ पर suit can be instituted where, जहाँ पर partially या wholly काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वहाँ पर आप जो है वो सूट दाखिल करेंगे। तो ये भी डेफिनेशन आधे पेज के अंदर आ जाएगी आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब हम आए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय द लॉफुल कंसिडरेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है इसने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन बता दी कि जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या हैं? सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर तो वो फ्री कंसेंट के साथ हुए हैं और पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो अगर वो लॉफुल कंसिडरेशन में है तो फिर वो क्या होंगे? वो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। एंड नॉट डिक्लेयर्ड वाइड बाय लॉ, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ। मतलब कि डिस्क्वालीफाई ना हुआ, इम्पोर्टेंट ना हो, वो सॉरी
वो क्या कहते हैं उसको, डिक्लेयर्ड बाय लॉ विच इज़ सब्जेक्ट, सेक्शन 10 और 11 के अंदर लिखा गया है कि या तो वो डिस्क्वालीफाई ऑफ लॉ ना हो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बैंकरप्ट ना हुआ हो। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, परपिचुअल इंजेक्शन कैसे ग्रांट होगी। सेक्शन 54 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ओपन करें। परपिचुअल इंजेक्शन के ग्राउंड्स लिखने हैं यहाँ पर। वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ। फिर उसके बाद वेयर द एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टिंग द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इन्वेशन। और फिर उसके बाद वेयर द इन्वेशन ऑफ सच पिक्यूनरी कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड द एडुकेट रिलीफ। ये मेन इसका ग्राउंड है कि अगर तो वो एडिक्वेट रिलीफ जो है क्या नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा। क्या कह रहा है, वेयर द कंपनसेशन वुड नॉट अफोर्ड, जो कंपनसेट वो कर रहा है वो अफोर्ड नहीं कर रहा उसको जो डैमेज पहुंचा है। उसके बाद वेयर इट इज़ प्रोबेबली द पिक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट गोट फॉर द इन्वेशन। फिर उसके बाद वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब मल्टीप्लिसिटी आ गई या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो चला गया, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, उस ये सारे के सारे उसके ग्राउंड्स हैं कि उसको परपिचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स की तरफ आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी गई है, सीआरपीसी के अंदर सब क्लास सी के अंदर, सेक्शन 4 सब क्लास ओ के अंदर बताया गया है, ओ है या सी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस क्या होता है कि जहाँ पर पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कंप्लेंट क्या होती है, इट मीन्स द एलिगेशन मेड orally or in writing directly to the magistrate and the same person either known or unknown committed as an offense। उसके बाद आ जाता है चार्ज। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज कंटेंट इन वन। ठीक है, चार्ज क्या है, चार्ज बताया गया सेक्शन 221 से लेके 230 तक, ये आपने बता दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में सेक्शन 4 सब क्लास आई बताता है जो कि सीआरपीसी के अंदर है, और अपॉइंट किया जाता है उसको 492 के अंडर सीआरपीसी के तहत, और इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन में वो कोई वर्क करे तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसास, किसास यहाँ पर नहीं है, ताज़ीर। ताज़ीर क्या है, ताज़ीर मींस, ताज़ीर डिफाइंड इन सेक्शन 299 इंक्लूड्स पनिशमेंट, इम्प्रिजमेंट, दमन, अर्श दमन। अच्छा, किसास दियत अर्श दमन, ताज़ीर, किसास दियत अर्श दमन, इससे हट के जितनी भी पनिशमेंट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो सारी की सारी आपकी ताज़ीर हैं। जैसे कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, इसके बाद जो है डेथ सेंटेंस या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फाइन। हर्ट क्या है, हर्ट इज डिफाइंड सेक्शन 332 काजिंग एनी पर्सन पेन, डिजीज, इन्फर्मिटी और इंजरी और डिसेबिलिटी, डिसमेंबरिंग एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी विदाउट काजिंग द डेथ, विदाउट काजिंग द डेथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उसने हर्ट किया। अब हर्ट फिर वही बात कि हर्ट की दो काइंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर सजा भी आ जाएगा, यहाँ पर जो है जरा भी आ जाएगा। और फिर हर्ट की अगर वो काइंड पूछता है तो 5 काइंड्स ऑफ हर्ट भी आपने याद रख लेनी है। कौन कौन सी हैं, इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू, ठीक है, सजा और जरा, और फिर आल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में, कॉग्निजेंस के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, ये थोड़ा लेंदी है, इसको थोड़ा समझ लें। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट बीइंग अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास पावर conferred to him by virtue of his appointment provincial government may take cognizance of the offence। सबसे पहले इसने बताया कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से प्रोविजंस के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है। रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, या तो उसके पास कंप्लेंट आई हो, या फिर रिपोर्ट इन राइटिंग आई हो, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई हो फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज। इट इज़ मैंडेटरी दैट 190 सब क्लास 2 सीआरपीसी। अब 190 सब क्लास 2 सीआरपीसी को ज़रा ओपन करें सीआरपीसी के अंदर। 190 सब क्लास 2 ये कहता है द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ एन ऑफेंस ट्रायबल exclusively by the court of session shall without recording any evidence send the case to the court of session for trial। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेगा। अब ये जो मैंने आपको बताया था ये 190 सब क्लास 1 था। 190 सब क्लास 2 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट अगर ये देखता है कि वो कॉग्निजेंस लेता है और कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर वो जो है क्या कर सकता है, उसको ट्राई नहीं कर सकता, तो वो भेज देगा किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास। मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस इफ नॉट कॉम्पिटेंट
देन ट्रांसफ़र। मजिस्ट्रेट अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद 190 सब क्लास टू ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, 190 सब क्लास टू ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन 193। अब ये जो आपका सेक्शन है 190 में बताएं, 193 बताएं, तो इसके अंदर आपका काफ़ी है। 193 क्या कहता है, कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड by this code or any other law for the timing in force, no court of session shall take cognizance of any offence as the court of original jurisdiction case has been sent under the 190 सब क्लास 2। अगर तो उस कोर्ट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, या तो उसकी जुरिस्डिक्शन में है तो वो ट्राई कर सकता है, ठीक है, या तो उसके पास ट्रांसफ़र हुआ है फिर भी वो ट्राई कर सकता है, इससे हटके वो खुद से ट्राई नहीं कर सकता। Additional session judge and assistant session judge shall try such cases only as the provincial government by general or special order may direct। या तो फिर क्या करेंगे, एडीजे या एएसजे जो है उसको डायरेक्शन मिली हो तो फिर वो उसको ट्राई कर सकते हैं। सेशन जज एंड डिवीजन बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में मेक ओवर टू हिम फॉर ट्रायल, या फिर उसको अगर स्पेशल ऑर्डर मिला है सेशन जज को तो वो उसको चला सकता है। उसके बाद कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत बार समझाया कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है। अब ये आपने लिखना कैसे है, फिर वही बात, एक तरफ कॉमन इंटेंशन लिखें, एक तरफ कॉमन ऑब्जेक्ट लिखें, या फिर क्या करें, पेज के अपर साइड पर कॉमन इंटेंशन बताएं, लोअर साइड पे कॉमन ऑब्जेक्ट बता दें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसेंशियल टर्म थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। थेफ्ट क्या है, चोरी। लास्ट टाइम भी बताया, दोबारा बता देता हूँ, थेफ्ट क्या है, चोरी। ये आपने बतानी तो है, साथ ही साथ रेलेवेंट प्रोविजन भी याद हो, इसकी पनिशमेंट्स भी याद हों। थेफ्ट क्या है, मिसाल के तौर पे ये एक मार्कर है, ये आप मेरी नॉलेज, मेरी कॉन्सेंट के बिना इसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको लेके गए तो मुझे पता ही नहीं था, ये आप लेके चले गए, तो ये हो गई चोरी, हो गई, ये थेफ्ट हो गई। एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन जो कराची के अंदर हो रही होती है, पिस्टल दिखाई और कोई चीज़ छीन ली। यहाँ पर आपने अपनी कॉन्सेंट तो दी है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेंट क्या नहीं है, कॉन्सेंट इज़ नॉट फ्री। और ये किस चीज़ की होती है, मूवेबल की होती है, इमूवेबल की नहीं होती, ठीक है। उसके बाद रॉबरी कब बनेगी, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन बिकम्स रॉबरी। रॉबरी खुद से कुछ नहीं है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगी, जब उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आ जाएं, तब वो रॉबरी बन जाएगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लास्ट टाइम भी QSO के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने QSO पढ़ा है तो उसको पता होगा कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है। देखें, जो जुडिशियल कन्फेशन है एक्चुअल में वही कन्फेशन है, एक्चुअल में वही कन्फेशन है। किस तरीके से जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन हुआ 164 के तहत, उसका प्रोसीजर क्या है कि हैंडकफ्स रिमूव होंगे, हैंडकफ्स रिमूव होने के बाद उसको खड़ा किया जाएगा और वहाँ से पुलिस को रिमूव किया जाएगा, अदर पर्सनस को रिमूव किया जाएगा, फिर उससे ईच एंड एवरीथिंग पूछी जाएगी कि आप ये कन्फेशन अपनी होशो हवास में कर रहे हैं, क्या आप ये कन्फेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई खौफो हिरास, प्रेशर या फिर प्रॉमिस वगैरह, प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी तो नहीं है, पुलिस का बिहेवियर कैसा था आपके साथ, ये सारी बातें उससे पूछी जाएंगी। फिर वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा और मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने के बाद उसको पढ़ के सुनाएगा कि मैंने आपका क्या कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। किसको कहते हैं हम, जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस या फिर इन फ्रंट ऑफ पुलिस हो, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नो कन्फेशन, हैज़ नो सैंक्टिटी इन द आई ऑफ लॉ। मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है तो उसको दोबारा से जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, फिर जाके कन्फेशन जो है वो एडमिट होगा, अदरवाइज़ वो उस कन्फेशन की, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कोई भी अहमियत नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी के सामने भी कर सकता है, डॉक्टर के सामने, किसी पर्सन के सामने, या फिर जो है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने। तो खैर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की किसी किस्म की कोई भी अहमियत नहीं है, अहमियत है भी तो किसकी अहमियत है, आपके जुडिशियल कन्फेशन की। बहुत फास्ट ट्रैक पे इस वजह से चला क्योंकि इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो बहुत लेंदी था, तो इस वजह से मुझे फास्ट ट्रैक पे चलना पड़ा। और इस पेपर के अंदर कोई ऐसा ख़ास क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज।
मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को ज़रा ओपन करेंगे आप, तो उसके अंदर आपको ग्राउंड्स ऑफ डिक्री के, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स मिल जाएंगे। ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, इम्पोर्टेंट है, माइनर है, लुनेटिक है, ठीक है, या फिर इससे हटके कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से औरत हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, मारता पीटता है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, ठीक है, गालम गलौज करता है, या फिर मेंटेन नहीं करता वाइफ को, इस तरीके के सारे ग्राउंड्स आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। अब ये कैसे लिखना है, ये भी आपने ग्राउंड्स याद करेंगे तभी लिखेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करें कि जब भी आप पेपर दें, जब भी आप टेस्ट दें, लॉ से टच होकर दें, मतलब कि लॉ की वर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेपर के साथ टच हो रही हो, डायरेक्ट वर्डिंग आपके साथ मिल रही हो, मतलब कि अपनी वर्डिंग में वर्ड बाय वर्ड ना लिखा करें। अब यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ लें।